सुबह की हल्की ठंडक और धूप की सुनहरी किरणें बस स्टॉप की बेंच पर फैल रही थी। मैं रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ा था। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन मन बिना किसी वजह के थोड़ा भारी था। कभी कभी ऐसा होता है कि मन किसी आने वाले हादसे को पहले ही भांप लेता है, जैसे आज मेरे साथ हो रहा था। मैं मोबाइल में टाइम चेक कर ही रहा था कि अचानक मेरे सामने एक दुबला सा लड़का आकर खड़ा हो गया। उसकी उम्र मुश्किल से 13 साल होगी। उसके कपड़े महंगे थे, लेकिन इतने गंदे और मैले पड़ चुके थे कि किसी भिखारी के कपड़े जैसा दिखने लगा था। बाल बिखरे हुए चेहरे पर धूल, आंखों में मासूमियत और थोड़ा झिझक भी देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मानसिक रूप से भी थोड़ा कमजोर हो। उसने बहुत धीमे से कहा, भैया कुछ खाने को दिला दो, बहुत भूख लगी है। मेरे पास रोज कई भिखारी आते और जब मैं उनको बोलता चलो मेरे साथ काम करोगे तो पैसे भी मिलेगा और पढ़ना चाहो तो पढ़ाई भी, ये सुनते वो भाग जाते थे। पर आज पता नहीं क्यों इस लड़के को देखकर दिल पिघल गया। उसके शब्द सीधा सीना को चीरते हुए दिल में उतर गया था। उसके चेहरे पर कोई दिखावा नहीं था, कोई चालाकी या कोई बनावट नहीं था। बस एक थकान थी, एक डरी हुई मासूमियत और ऐसी रुलाई जो होंठों तक आते आते वापस लौट जाती है। मैंने पास की दुकान की तरफ इशारा करते हुए बोला, चलो खाना खिलाता हूँ। वो तुरंत मेरे साथ चल दिया, जैसे बस एक उम्मीद की डोर थाम ली हो। दुकानदार मुझे रोज का जानने वाला था। मैंने कहा, भैया एक प्लेट पूरी सब्जी दे दो। दुकानदार ने जैसे ही प्लेट उसके सामने लाकर रखा, वो खाने पे टूट पड़ा। जिस तरह से वो खा रहा था उसे देखकर साफ लग रहा था कि ये बच्चा न जाने कितने दिनों से भूखा है। उसका हर निवाला मुंह में डालते हुए उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसकी आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही थी, जैसे कहीं से खाना अचानक छीन न लिया जाए। उसके पूरा खाने के बाद मैंने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बहुत ही सहजता से बोला, मेरा नाम सूरज है भैया। फिर मैंने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बुद्ध विहार, गली नंबर 4, दिल्ली में ही है। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मम्मी पापा कार एक्सीडेंट में मर गए, उनका नाम अमित हुड्डा था। ये सुनकर मेरे दिल में हल्की सी टीस उठी। फिर मैं आगे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरी सालिनी दीदी और जीजाजी। मम्मी पापा के जाने के बाद वो हमारे साथ रहने आ गई। मैंने पूछा, लेकिन तुम इस हाल में यहाँ कैसे पहुँचे? बस यहीं से उसकी आवाज कांपने लगी। भैया 2 दिन पहले दीदी और जीजाजी मुझे नैनीताल घुमाने ले गए थे। हम एक पार्क में घूम रहे थे। मैं घूमते घूमते थोड़ा आगे चला गया। जब वापस आया तो वो दोनों कहीं नहीं दिखे। मैंने पूरा पार्क ढूंढा, कई बार पार्क के चक्कर लगाया। जब वो लोग नहीं मिले तो मैं गेट पर खड़ा होकर इंतजार करता रहा, लेकिन वो दोनों नहीं दिखे। रात को जब पार्क बंद होने लगा तो पार्क के गार्ड अंकल ने बताया, अब अंदर कोई नहीं है। उसके चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत थी जिसे देखकर हार्ड हार्टेड आदमी भी पिघल जाए। वहाँ से किसी तरह बसों और ट्रकों में बैठकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब पता नहीं घर कब पहुँचूंगा। मेरे पास पैसे भी नहीं है भैया। उसकी बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में एक बिजली का झटका सा लगा। कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक सुई सी चुभने लगी थी। मैंने फैसला किया कि चाहे जो हो इसे इसके घर पहुँचा कर आऊंगा। मैंने एक ऑटो किया और सूरज को लेकर बुद्ध विहार की तरफ निकल पड़ा। बुद्ध विहार पहुंचकर सूरज ने रास्ता बताते बताते एक बड़े से अपार्टमेंट के सामने ऑटो रुकवाया। वो तुरंत ऑटो से उतरकर गेट की तरफ भागा। केशव अंकल, मैं सूरज हूँ, फ्लैट नंबर 32, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गार्ड ने उसके सामने हाथ फैलाकर रोक दिया। मैंने ऑटो वाले को पैसे दिए और आगे बढ़कर पूछा, भाई बच्चे को अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? गार्ड बोला, सर मैं इसे नहीं जानता हूँ। इस फ्लैट में कोई सूरज नाम का आदमी नहीं रहता। वहाँ अब सालिनी मैडम रहती है। वो हाल ही में ये फ्लैट ली है और उन्होंने सख्त आदेश दिया है, बिना उनके परमिशन के किसी को अंदर नहीं आने दे। ये सुन मैं हैरान रह गया। ये बच्चा कह रहा है कि ये यहीं का है। गार्ड चिढ़ गया और बोला, सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सालिनी मैडम ने साफ कहा है कि कोई भी इनके घर आएगा तो वो पहले फोन करेंगी। उनके ऑर्डर के बिना मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। अगर मैं भेज दिया तो वो मेरी शिकायत कर देंगी। मैंने गुस्से में कहा, अच्छा फोन मिलाओ उन्हें, मैं खुद बात करूंगा। गार्ड ने फोन मिलाया और थोड़ी देर बात करके बोला, मैडम ने कहा है कि वो किसी सूरज को नहीं जानती और उन्होंने साफ मना किया है कि अंदर कोई ना आए। सूरज के चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन उतर गया। उसकी आंखें भर आईं। वो धीरे से बोला, भैया मेरी ही दीदी है और मुझे क्यों नहीं पहचान रही? मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। मैंने गार्ड से सख्त लहजे में कहा, सच सच बताओ ये मामला क्या है, नहीं तो मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। शायद उसे लगा कि पुलिस आ जाएगी तो बात बढ़ जाएगी। उसने चारों तरफ देखकर धीमे से कहा, सर अमित
हुड्डा जी के मरने के बाद शालिनी मैडम और उनके पति यहाँ रहने आए थे सूरज बाबा की देखभाल के लिए। पर 2 दिन पहले मैडम ने कहा कि सूरज बाबा को अंदर मत आने देना और किसी को अंदर मत भेजना। सोसाइटी की औरतों को कहते सुना है कि उन्होंने अपने मंदबुद्धि भाई को कहीं छोड़ दिया है और सबको बताती हैं कि वो मर गया। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैं स्तब्ध खड़ा रह गया। किसी की अपनी सगी बहन अपने मंदबुद्धि भाई को इस तरह रोड पे छोड़ सकती है क्या? सूरज धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। मैं खुद को संभालते हुए उसे उठाया और कहा, चलो सूरज, यहाँ अब कोई नहीं है तुम्हारा। मैं उसे लेकर पास के एक अनाथालय में गया, जहाँ उसे सुरक्षित रखने और उसकी देखभाल अच्छी तरह हो सके। वहाँ के स्टाफ ने थोड़ी जांच पड़ताल के बाद उसे रहने की अनुमति दे दी। सूरज ने जाते जाते मेरे हाथ पकड़कर कहा, भैया आप आओगे ना? उसकी आवाज इतनी मासूम और टूटी हुई थी कि मेरे गले में शब्द अटक गए थे। मैंने उसका सिर सहलाते हुए कहा, हाँ सूरज, मैं आता रहूंगा। उस पल उसकी आंखें नम थी, लेकिन उसकी आंखों में देखकर ऐसा लगा जैसे उसकी सारी दुनिया सिमट कर मेरे पास रह गई हो। वो बहुत ही आशा से मेरे तरफ देख रहा था। सूरज को छोड़कर मैं ऑफिस पहुंचा। तब तक दोपहर हो चुकी थी। दिल भारी था, दिमाग भर गया था। ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में जो अपने ही खून को बोझ समझकर रोड पर छोड़ देते हैं ठोकर खाने के लिए। अभी मैं अपनी भावनाओं से बाहर भी नहीं निकला था कि बॉस ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपको अब ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, आप ऑफिस से निकाल दिए गए हैं। मैं ये सुनकर स्तब्ध रह गया। लेकिन सर, गलती क्या है मेरी? वो ठंडे स्वर में बोले, आपके कारण आज कंपनी को कितना बड़ा लॉस सहना पड़ा है, आपको अंदाजा भी नहीं है। कंपनी को ऐसे लोग नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल चुप खड़ा रह गया। कभी सोचा नहीं था कि एक जख्म को भरने से पहले दूसरा जख्म मिल जाएगा। सुबह सूरज से मिला था और दोपहर तक उसको धोखे मिले। उसमें टूट गया और अब खुद बेरोजगार हो गया। मैंने भारी दिल से लिफाफा उठाया और चुपचाप बाहर आ गया। ऑफिस से निकलते ही मैंने अपने एक वकील दोस्त को फोन किया और उसे सूरज की पूरी कहानी बताई। उसने कुछ देर सुनने के बाद कहा, भाई ये केस देखने में जितना सीधा है ये उतना ही टेढ़ा है। मैं ये केस लड़ तो सकता हूँ, लेकिन ये केस जितना बहुत ही मुश्किल है उसने इतनी चालाकी से छोड़ा है। इस लड़के को सबूत इकट्ठा करना आसान नहीं होगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। सूरज के लिए केस तो फाइल हो गया था, लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था ऐसा है कि यहाँ तारीख पे तारीख ही पड़ती है। वही हाल सूरज के केस में भी था। तारीख पे तारीख पड़ने लगी थी। कोर्ट के चक्कर बढ़ने लगे थे। शालिनी और उसके पति हर तारीख पर आते और हर बार नए बहाने बनाते। हम सूरज को नहीं जानते, हमारे पास इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और हर तारीख पर सूरज अनाथालय में बैठकर दरवाजे की तरफ देखता रहता। अपनी बहन के आने की उम्मीद में धीरे धीरे सूरज समझने लगा था कि उसकी दीदी उसे कभी लेने नहीं आएगी। हर बार जब मैं जाता तो वो मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखों का दर्द साफ नजर आता था। उसके दर्द को देखकर किसी के भी आंखों में आंसू आ जाए। एक दिन उसने मुझे धीमे से कहा, भैया क्या सच में दीदी मुझे नहीं चाहती? मैंने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन जवाब नहीं दे पाया। कभी कभी सच शब्दों से ज्यादा खतरनाक होता है। अनाथालय में बच्चे उसे अपनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर जो खालीपन था उसे कोई नहीं भर पा रहा था। एक शाम मैं अनाथालय गया तो वो खिड़की के पास बैठा था। सूरज ने पीछे मुड़े बिना पूछा, भैया भगवान इतने बुरे क्यों होते हैं? मैं हिल गया। मैंने पूछा, क्यों बोल रहे हो ऐसा? वो धीरे से बोला, अगर भगवान अच्छे होते तो मेरे मम्मी पापा को अपने पास क्यों बुला लिया? अगर भगवान अच्छे होते तो मेरी दीदी मुझे क्यों छोड़ दी? अगर मैं मंदबुद्धि हूँ तो इसमें मेरी गलती क्या है? उसके हर शब्द में आंसू थे। उसके हर सवाल पे मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर से कुछ टूट रहा हो। मैंने उसे जोर से गले लगा लिया। साल बीतता गया। सूरज अब 17 का हो चुका था। केस अभी भी चल रहा है। शालिनी और उसका पति अब भी वही रटा रटाया झूठ बोलते हैं। कोर्ट, कागज, बयान, सब कुछ जैसे पत्थर बन गया हो। मैं रोज ऑफिस तो नहीं जाता क्योंकि नौकरी अब भी नहीं मिली है, लेकिन सूरज को हर हफ्ते देखकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया में एक रिश्ता ऐसा भी है जो खून का नहीं दिल का होता है। वो अब भी पूछता है, भैया ये केस कब जीतेंगे? मैं हर बार मुस्कुराकर उसे कहता, भाई केस बहुत ही जल्द जीत जाएंगे। पर अंदर से मुझे मालूम है इस देश में सूरज जैसे बच्चों को न्याय कभी नहीं मिलता। वो तो मेरा दोस्त है जिसने मेरे खातिर फ्री में सूरज का केस लड़ रहा है। नहीं तो इस देश में ऐसे बच्चे का केस तक फाइल नहीं होता। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी तो हर उस सूरज जैसे बच्चे की है जिसे कोई न कोई अपना उसे धोखा देकर इस जालिम दुनिया में अकेले मरने के लिए या भीख मांगने के लिए छोड़ देता है। हर उस बच्चे के साथ है जो मंद बुद्धि होने की सजा भुगतता है। सूरज आज भी अनाथालय में है,
मैं आज भी उसके लिए संघर्ष करता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ अपनी आर्थिक स्थिति से। और उसकी दीदी मस्त है, शायद अपनी महंगी कार में बैठकर दुनिया को बताती होगी कि उसका भाई मर चुका है। लेकिन सच ये है, मरता कोई नहीं, मरती है तो इंसानियत मरते हैं। वे मासूम सवाल जिनका कोई जवाब नहीं होता। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक अधूरी चीख है जिसे कोई नहीं सुनता और नहीं सुनना चाहता। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा, तब इसका मैं दूसरा भाग लेकर आऊंगा। नहीं तो मेरा लाना बेकार होगा। जब आप सुनना ही नहीं चाहेंगे तो